चलो चैप्टर नंबर 10 में हमने ये टॉपिक फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट फ्रॉम बिल वो हमारा मोस्टली पार्ट हो चुका था। ठीक है, पेज नंबर 77 पर आपको जो प्रोसेस दी है 4 बिल एक्ट बनने से पहले कौन सी 4 प्रोसेस के थे पास होता है, वो 4 प्रोसेस हमारी हो चुकी है। ठीक है, उसके नीचे के पैराग्राफ से बाकी था। द बिल अप्रूव्ड इन द लोकसभा फर्स्ट इज सेंट टू द राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन। अगर लोकसभा में कोई बिल अप्रूव हो चुका है तो वो कहाँ पे जाएगा, रिकमेंडेशन के लिए राज्यसभा में। हमने इसी टॉपिक में आगे देखा था कि कोई भी बिल है वो कोई भी हाउस में सबसे पहले जा सकता है। ठीक है, तो अगर एक हाउस में वो अप्रूव हो गया तो फिर रिकमेंडेशन के लिए दूसरे हाउस में जाएगा। तो राज्यसभा हैज टू रिटर्न इट टू द लोकसभा विथ नेसेसरी रिकमेंडेशंस विद इन 14 डेज। ठीक है, लोकसभा में कोई बिल पास हो गया फिर वो कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा को उसमें रिकमेंडेशन के लिए मतलब अगर कोई चेंजेस करने हो तो वो सजेस्ट करेंगे। ठीक है, या तो अपने वोट के हिसाब से यस या नो में जवाब जो भी उसे देना है वो 14 डेज के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द टोटल और पार्शियल रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। बिल में राज्यसभा ने जो भी रिकमेंडेशंस की है वो लोकसभा चाहे तो पूरा भी रिजेक्ट कर सकती है या तो पार्शियल रिजेक्ट, मतलब मानो कि 7-8 अलग अलग रिकमेंडेशंस दी हो तो उसमें से थोड़ी पसंद हो तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी की थोड़ी रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो पूरा एक्सेप्ट करेंगे, पूरा रिजेक्ट भी कर सकते हैं, डिपेंडेंट। ठीक है, इफ अ मनी बिल इज नॉट रिटर्न्ड टू द लोकसभा विद इन 14 डेज बाय द राज्यसभा द बिल इज कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द राज्यसभा। हमने 3 टाइप के बिल देखे थे, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड बिल देखा था। ठीक है, उसमें मनी बिल लोकसभा ने मनी बिल पास करके राज्यसभा ने भेजा, राज्यसभा वो बिल 14 डेज में लोकसभा को रिटर्न नहीं करती है तो उसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा को वो बिल मंजूर है, उन लोगों ने पास कर दिया है मनी बिल के बारे में। ठीक है, नाउ if the Lok Sabha accepts the recommendations of the Rajya Sabha, the bill is considered to have been passed by both the houses of the parliament. ठीक है, ऑब्वियसली पहले लोकसभा में से पास होकर ही राज्यसभा में गया होगा। ठीक है, और अगर राज्यसभा ने जो भी रिकमेंडेशंस दी है वो लोकसभा एक्सेप्ट कर लेती है, दैट मीन्स कि वो बिल दोनों हाउसेस में से पास हो चुका है। But if the Lok Sabha rejects the recommendation of the Rajya Sabha and the bill is again passed in the Lok Sabha, the money bill is deemed to have been passed by both the houses of the parliament. अगर राज्यसभा की जो भी रिकमेंडेशंस है वो लोकसभा को मंजूर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से एक हाउस में वो बिल पास नहीं हुआ है तो वो आगे फॉलो नहीं होगा। ठीक है, नाउ hence in the matter of the money bill the Rajya Sabha has limited powers. ठीक है, मनी बिल के बारे में देखें तो राज्यसभा के पास पूरे पावर्स नहीं है, उसके रिकमेंडेशंस लोकसभा चाहे तो एक्सेप्ट कर भी सकती है, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, आफ्टर द मनी बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। हमने देखा था कोई भी बिल हो, ऑर्डिनरी बिल हो, मनी बिल हो या तो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड बिल हो, सारे बिल दोनों हाउसेस में पास होने के बाद कहाँ पे जाते हैं, प्रेसिडेंट के बाद उनके असेसमेंट के लिए, मतलब कि उनकी साइन के लिए। ठीक है, द प्रेसिडेंट हैज टू साइन द मनी बिल। इफ द बजट इज नॉट पास्ड इन द हाउस देन द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। ठीक है, अगर मनी बिल जो भी बजट दिया है वो दोनों हाउसेस में से पास नहीं होता है देन गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, मतलब गवर्नमेंट को अपनी कुर्सी छोड़ देनी है ऐसा नहीं है, नया बजट बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, डिफेंस एंड फॉरेन मैटर्स आर डिस्कस। ओनली ये बिल ही डिस्कस नहीं होते, हमने बोला था ना हर एक 2 महीने के बाद एक मीटिंग होती है, एक सिटिंग होता है। ठीक है, तो उस सिटिंग में सिर्फ ये बिल के बारे में डिस्कशन ही हो ऐसा जरूरी नहीं है,
और सिटिंग का कोई लिमिटेड टाइम नहीं होता है कि मीटिंग या तो सिटिंग है वो सिर्फ 1 ही घंटे का होगा, पूरे दिन का भी हो सकता है। तो उसमें हमारी कंट्री के रिलेटेड बाकी सारे मैटर्स भी डिस्कस किए जाते हैं। तो लोकसभा मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स एंड द bureaucrats. It is the work of the elected members to see that the funds of the public are utilized properly. Funds of the public मतलब हम जो टैक्स भरते हैं वो सही जगह पे यूटिलाइज होने चाहिए। लोकसभा हैज अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ पब्लिक फंड्स। ये टैक्सेस मतलब ये जो पब्लिक फंड है लोकसभा उसका डायरेक्ट यूज कर सकती है, किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। हाँ, पर जो बजट में पास हुआ है उतना ही ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बजट में हर एक फील्ड के रिलेटेड दिया होगा, बजट में किसी भी फील्ड को बाकी छोड़ा नहीं जाता। तो उस फील्ड में आपको कोई काम करना है, पैसे चाहिए, तो उस फील्ड में जितने बजट में डिस्क्राइब किए हैं उतने ही मनी यूज हो सकते हैं। ठीक है। नाउ विदाउट द कंसेंट ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट नो न्यू टैक्सेस कैन बी लेविड और एनी इम्प्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग टैक्सेस कैन बी डन। अगर दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का अप्रूवल ना हो तो पब्लिक पर नए तरह के टैक्सेस नहीं आ सकते, या तो पुराने टैक्सेस में कोई चेंजेस भी नहीं हो सकता। ठीक है। द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड एज द कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक फंड्स एज इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है। कस्टोडियन मतलब पब्लिक फंड का ध्यान रखने वाले इंसान बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है। क्योंकि हमारा जो लेजिस्लेचर या तो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखता है। ठीक है। बिसाइड्स दिस द पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिमूव प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन, ऑडिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल अंडर द चार्ज ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनएफिशिएंसी और वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है। अगर दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मोस्टली मेंबर्स, उसमें भी वोटिंग होगा। ठीक है। जो मैक्सिमम होगा उसके रिलेटेड रिजल्ट आएगा। अगर ऐसा लगे कि प्रेसिडेंट है हमारा, देखो प्राइम मिनिस्टर इसमें नहीं आते। ठीक है। ध्यान से देखना किसका नाम लिखा है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज दी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमीशन, ऑडिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल अंडर द चार्ज ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर। ऐसा लगे कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड उन लोगों का बिहेवियर नहीं है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं, या तो उनके खिलाफ कोई क्राइम रिपोर्ट होता है, तो उन लोगों को वो अपनी पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। नाउ लेजिस्लेचर इज द स्टेट लेवल। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट मतलब कि वोटिंग होगा। ठीक है। मैक्सिमम जिसका जो भी डिसीजन है उस रिलेटेड। ठीक है। ऐसे ही डिसीजन कोई नहीं ले सकता कि चलो प्रेसिडेंट को अपनी चेयर से रिमूव कर देना है। ठीक है। चलो नाउ लेजिस्लेचर इज द स्टेट लेवल। अब तक हमें जो भी लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा वो किस में था, लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल और नेशनल लेवल। नाउ लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली हमने आगे देखा था कि जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट के 2 हाउसेस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, वैसे ही स्टेट लेवल की जो लेजिस्लेचर है उसके भी 2 हाउसेस है, लेजिस्लेचर असेंबली एंड लेजिस्लेचर काउंसिल। पर इसमें से सिर्फ 3 ही स्टेट ऐसे है कि जिसमें लेजिस्लेचर काउंसिल है, बाकी सभी स्टेट में सिर्फ 1 हाउस ही है। कौन से 3 स्टेट थे? महाराष्ट्र, यूपी एंड बिहार। इन तीनों स्टेट में ही सिर्फ लेजिस्लेचर काउंसिल है। बाकी सारे 26 जो हमारे स्टेट है उसमें एक ही हाउस है स्टेट लेवल पर। क्लियर? वो है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। पहला है लेजिस्लेटिव असेंबली। ईच स्टेट हैज अ लेजिस्लेचर एंड इट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस। ठीक है। अपर हाउस किसे बोलेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है। जैसे नेशनल लेवल पर अपर हाउस क्या होता है? राज्यसभा, और लोअर हाउस लोकसभा। लेजिस्लेटिव काउंसिल
द अदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल. बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एटसेट्रा स्टेट्स हैव 2 हाउसेज. टोटल 5 स्टेट है. आगे हमें सिर्फ 3 ही स्टेट के नाम दिए थे, अभी कितने हैं? 5. महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु. ये 5 स्टेट में 2 हाउसेज है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. ठीक है. देयर द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस. देखो 29 में से 5 स्टेट में 2-2 हाउसेज है, तो उसमें काउंसिल अपर हाउस होगा और असेंबली लोअर हाउस होगा. और जो 24 स्टेट में एक ही हाउस में, उसमें लोअर भी बोलो तो वो और अपर भी बोलो तो वो ही असेंबली ही होगा. ठीक है. गुजरात स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. हमारे गुजरात में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. वेरियस स्टेट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. जैसे लोकसभा और राज्यसभा में फिक्स्ड है कि लोकसभा के मेंबर कितने होंगे? 545 और राज्यसभा के मेंबर 250. वैसा लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही मेंबर होंगे. हर एक स्टेट के अलग अलग नंबर ऑफ मेंबर्स है. एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 60 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 500. ठीक है. मिनिमम 60 होने चाहिए और मैक्सिमम 500. 60 से कम नहीं और 500 से ज्यादा नहीं. द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रेजेंटली 182. ठीक है. क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको मेंबर बनना है तो कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? Any person who is a citizen of India and is of 25 years or more and is not in a state of unsound mind, insolvent or criminal can contest the elections of legislative assembly. ठीक है. इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, फिर वो गुजराती हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 इयर्स. ठीक है. फिर मेंटली अनसाउंड नहीं होना चाहिए, या तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. जैसा लोकसभा के लिए था सेम वैसा ही है. ठीक है. नाउ टाइम पीरियड. लेजिस्लेटिव असेंबली या तो काउंसिल के मेंबर होने के लिए टाइम पीरियड कितना है? द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट अ परमानेंट हाउस. परमानेंट हाउस नहीं है, मतलब कि इलेक्शन करके मेंबर्स को चेंज किया जाता है. इट्स टाइम पीरियड इज ऑफ 5 years. और 5 year के बाद मेंबर्स चेंज होंगे. हाँ, पुराने मेंबर अगर इलेक्शन में विन होके आते हैं तो चलेगा. ठीक है. बट 5 year के बाद वो कंटिन्यू रहेंगे ऐसा डिसाइडेड नहीं है, उन्हें भी फिर से इलेक्शन में जाना पड़ता है. आफ्टर द गिवन पीरियड द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व. 5 year के बाद वो डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब कि फिर से इलेक्शन होगा. In unusual situations wherein the government cannot function as per constitutional provision, or if government cannot be formed, then the governor can send a recommendation to the President of India to dissolve the government. ठीक है. जैसे कि लोकसभा का चेयरमैन हम स्पीकर बोलते हैं, ठीक है, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चेयरमैन होता है उसे गवर्नर बोलते हैं. ठीक है. अगर गवर्नर को, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे मेंबर्स को मिलकर उनके वोट लेने के बाद ही गवर्नर डिसाइड करता है. अगर ऐसा लगता है कि हमारे स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, या तो लॉज को फॉलो नहीं कर रही है, या तो स्टेट को जिस तरीके से कंट्रोल होना चाहिए उतना कंट्रोल है नहीं, तो वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेजेंगे कि इस स्टेट की गवर्नमेंट को चेंज करने की जरूरत है. वो अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, पर वो प्रेसिडेंट को क्या करेंगे? रिकमेंडेशन भेजेंगे. ठीक है. द प्रेसिडेंट देन डिसॉल्व्स द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इम्पोजेस प्रेसिडेंट रूल इन देयर स्टेट. ठीक है. फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को भी चेंज किया जाएगा, गवर्नमेंट को भी डिसॉल्व किया जाएगा, और उस स्टेट में कौन सा रूल लागू हो जाएगा? प्रेसिडेंट रूल. मतलब कि जब तक नेक्स्ट इलेक्शन ना आए तब तक प्रेसिडेंट अपने अंडर उस स्टेट को ले लेंगे. क्लियर? नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर द स्टेट. फिर गवर्नमेंट है उस स्टेट को फॉलो,
मतलब उसका ध्यान कौन रखेगा, वो गवर्नर रखेगा, बट किसकी अंडर में, प्रेसिडेंट की अंडर में, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स फ्रॉम अमोंगस्ट देम सेल्फ। गवर्नर मतलब स्पीकर, और उसके बाद नीचे आएगा डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। वो भी सारे मेंबर का इलेक्शन करके ही आता है, हाँ, उनमें से ही होते हैं। हमारे गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एलए, अब मैं एलए बोलूंगी, ठीक है। गुजरात की एलए में कितने मेंबर हैं, 182, ठीक है। 182 में से 2 ऐसे मेंबर सिलेक्ट किए जाएंगे, एक है, 2 नहीं, मतलब जो भी स्पीकर बनना चाहता है वो अपना नाम देगा, जो भी डेप्यूटी स्पीकर बनना चाहता है वो अपना नाम देगा, पर बाकी के जो भी मेंबर बचे हैं वो अपना क्या देंगे, वोट। कि अगर मानो कि 3 मेंबर ऐसे हैं कि जिन्होंने स्पीकर के लिए अप्लाई किया है, तो वो 3 लोगों को बाकी के मेंबर क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे कि उन्हें 3 में से किसे रखना है। जिसे मैक्सिमम वोट मिलेंगे वो स्पीकर बनेगा, और जिसे मैक्सिमम वोट मिलेंगे वो डेप्यूटी स्पीकर बनेगा, ठीक है। नाउ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल are elected from among the institution of local self-governance. Registered graduates, teachers of secondary and higher secondary by electorates. बराबर नॉर्मल हमारा जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस होती है, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, उनमें से लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। टू बी एलिजिबल एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, the candidate should be of 30 years or more and must be a citizen of India. कितनी एज है, मिनिमम 30 years। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फिर गुजराती ना हो तो चलेगा, बट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस। क्या है, परमानेंट हाउस। पर अगर ऐसा लगे कि ये मेंबर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगह पे नए मेंबर आ सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा की ही तरह। और असेंबली किसकी तरह काम करती है, लोकसभा की तरह, ठीक है। लोकसभा और असेंबली दोनों लोअर हाउस, राज्यसभा एंड काउंसिल दोनों अपर हाउस, ठीक है। लाइक दी राज्यसभा, ईच ऑफ इट्स मेंबर्स गेट्स इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years, ठीक है, 6 year के लिए इलेक्ट होंगे। इट्स 2/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। 2/3 मेंबर्स को उसकी एज के हिसाब से एवरी 2 years के बाद क्या किया जाता है, रिटायर किया जाता है, उसकी जगह पे नए मेंबर्स आएंगे इलेक्ट होकर, ठीक है। अ स्टेट हैज टू डिसाइड वेदर टू कीप अ लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट, ठीक है। वो स्टेट का अपना डिसीजन होता है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल रखना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो हमारे 29 में से टोटल 24 स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत नहीं है, जिन 5 स्टेट को थी उन्होंने रखा है, ठीक है। गुजरात डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल लाइक द लोकसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज मोर पावर। जैसे पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा में से किसके पास ज्यादा पावर है, लोकसभा के पास। वैसे ही यहाँ पे असेंबली के पास ज्यादा पावर है कंपेयर टू काउंसिल, ठीक है। ऑर्डिनरी एज वेल एज मनी बिल्स कैन बी प्रेजेंटेड इन इट। जैसे सेंट्रल लेवल पर अलग अलग बिल होते हैं, वैसे ही स्टेट लेवल पर भी होंगे, ठीक है, क्योंकि अपने स्टेट को संभालने के लिए अपना फंडिंग देना पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि सेंटर जो भी फंडिंग देता है वो सारे स्टेट्स को इक्वल देता है, ठीक है। फिर अपने स्टेट को मॉनिटर करने के लिए स्टेट को अपना फंडिंग देना पड़ेगा, ठीक है। वो कौन मैनेज करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसमें भी मनी बिल या तो कोई ऑर्डिनरी बिल कोई दूसरी चीजों के लिए पास होता है, वो कहाँ से होगा, असेंबली से होगा, ठीक है। आफ्टर द गवर्नर साइंस द बिल इट बिकम्स एन एक्ट। वो स्टेट लेवल पर बनेगा, पूरे कंट्री के लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जैसे लोकसभा में प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद वो एक्ट बनता है, वैसे ही स्टेट लेवल पर गवर्नर के साइन करने के बाद वो स्टेट लेवल पर एक्ट बनेगा, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव दूसरा, हमारी गवर्नमेंट का दूसरा ऑर्गेन। फर्स्ट ऑर्गेन क्या था, लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्गेन एग्जीक्यूटिव। स्टेट लेवल पर सुप्रीम कोर्ट में,
सॉरी, सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट में। एग्जीक्यूटिव, द मोस्ट इफिशियंट, इफेक्टिव एंड सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव, मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव मीन्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंप्राइजिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है। हमारी जो मेन गवर्नमेंट जो कि हमारा पूरा कंट्री संभालती है, हाल कौन है? बीजेपी है। ठीक है। उसके मिनिस्टर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ब्यूरोक्रेट्स मतलब कि अदर मिनिस्टर, हमारा सेंट्रल मिनिस्टर का पूरा ग्रुप वो किस में आता है? एग्जीक्यूटिव्स में आता है। ठीक है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द पीपल। ठीक है। ये जो सारे मेंबर होते हैं वो पीपल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। द पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर वर्क। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉज फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में जो भी बिल पास हुआ, एक्ट बना, ठीक है, वो कौन फ्रेम करता है? एग्जीक्यूटिव। मतलब कि एक्ट बनने के बाद वो किसके पास जाएगा? एग्जीक्यूटिव के पास जाएगा। द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कैरीज आउट द वर्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज, programs and planning done by the government, keeping in view the aspiration and expectation of the people. ठीक है। गवर्नमेंट पीपल के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम करती है या नहीं, वो देखने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंजेस एवरी 5 years होता है। हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट के मिनिस्टर्स वो सारे एवरी 5 years चेंज होते हैं। ठीक है। 5 years और इफ द पावर इज गिवन अप। ठीक है। अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो बिफोर 5 year भी उन्हें चेंज किया जा सकता है। ठीक है। एक बार इलेक्शन में विन होकर आ गए, सिलेक्ट होकर आ गए, मतलब ऐसा नहीं है कि 5 years के लिए वो कुछ भी जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है। अगर अच्छे से काम नहीं किया तो उन्हें अपने पोजीशन से रिमूव भी किया जा सकता है, 5 years खत्म ना हुए हो तो भी। ठीक है। Whereas the administrative executive is formed by permanently appointed bureaucrats and hence it is permanent. ठीक है। The administrative executive, political executive जो होते हैं वो 5 years के बाद सिलेक्ट होते हैं। ठीक है। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि पूरे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को जो संभालते हैं वो परमानेंट होते हैं। ठीक है। However, the retirement age of the administrative bureaucrats is different in different states. ठीक है। जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है वो परमानेंट होते हैं, बट कौन सी एज तक वो रहेंगे उसमें भी एज लिमिट होती है ना। ठीक है। तो कौन सी एज तक रहेंगे उसके लिए हर एक स्टेट की अपने अपने अलग पॉलिसीज है। ठीक है। बिफोर देयर रिटायरमेंट इफ दे मिसबिहेव और शो लैक ऑफ इफिशियंसी टू वर्क, दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट आफ्टर फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड इंक्वायरी प्रोसीजर। ठीक है। उनकी एक एज खत्म होने से पहले ही अगर ऐसा लगे कि उनका वर्क एफिशिएंट नहीं है तो उन्हें उनकी पोजीशन से रिमूव भी किया जा सकता है। पर कब? सारी प्रोसीजर फॉलो होने के बाद उनके ऊपर इंक्वायरी प्रोसीजर होगी। अगर उसमें वो फॉल्स प्रूव होते हैं तो उन्हें रिमूव किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर? द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर द मेंबर्स बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। उसमें भी कैबिनेट मिनिस्टर या तो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर होने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो भी पार्टी रूल में है उसी के मेंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स उसमें आ सकते हैं। ठीक है। Their main qualification is to get elected based on their individual honesty to the party, public choice and public opinion, whereas administrative executive requires educational qualifications, quality, experience as well as a passing competitive examination to be appointed permanently. ये आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है? IPS, IAS वगैरह। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव मतलब IPS, IAS जिनके पास पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एग्जाम्स पास करके IPS, UPSC, GPSC वगैरह पास करी होनी चाहिए। ठीक है। जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए ऐसा कुछ है नहीं। हमें पता ही है हमारे नेता लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है।
द सर्विस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज नोन एज द सिविल सर्विस, इसीलिए उसे सिविल सर्विस बोलते हैं ना। यूपीएससी की एग्जाम आप बोलते हो, उसे कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे रहा है, ठीक है। एट द सेंटर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट्रल लेवल पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन कौन आता है, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। नाउ प्रेसिडेंट, नहीं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, प्रेसिडेंट का काम क्या है, प्रेसिडेंट के रिलेटेड अब हम सब कुछ देखेंगे। प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट है वो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, मतलब कि हमारे इंडिया का फर्स्ट मेंबर वो माना जाएगा, इंडिया का सबसे फर्स्ट मेंबर, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन, सॉरी, पहलो नागरिक, बराबर। इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन होता है, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर 5 ईयर के बाद प्रेसिडेंट चेंज हो गए तो जो नए प्रेसिडेंट आएंगे वो हमारे फर्स्ट सिटीजन बन जाएंगे, ठीक है। और उनकी वाइफ है वो हमारे इंडिया का सेकंड सिटीजन होता है, क्लियर। नाउ फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ ऑल दी एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट के रिलेटेड सारे पावर किसे दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बराबर। ऑल दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सेंट्रल लेवल पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, ठीक है, वो ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है वो डिसाइड करेगी, पर फाइनल डिसीजन किसका होता है, प्रेसिडेंट का, ठीक है। नहीं, ठीक है। ही इज द हेड ऑफ द नेशन एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। हेड ऑफ द नेशन एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया। उनकी क्वालिफिकेशन, a presidential candidate should be a citizen of India and should be 35 years of age or above. He should not be a salaried employee of the government or hold any office of profit. ठीक है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता हुआ इंसान नहीं चलेगा। He should not be a member of any of the houses of the parliament ऑफ द और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। वो लोकसभा, राज्यसभा या तो लेजिस्लेटिव असेंबली उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज इनडायरेक्टली कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रेसिडेंट को, जैसे देखो, पब्लिक वोट कर प्राइम मिनिस्टर को या तो चीफ मिनिस्टर को, स्टेट के चीफ मिनिस्टर को या तो सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर को चूज करती है, वैसे प्रेसिडेंट को चूज पब्लिक नहीं करती। लोकसभा और राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर अपने अपने वोट देकर प्रेसिडेंट को चूज करती, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट के लिए मानो को 4 अलग अलग लोगों को आपने रखा है, इलेक्शन में खड़ा किया है प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, सारे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर अपने अपने वोट देंगे, उसमें से जिसको हाईएस्ट वोट मिलेंगे वो प्रेसिडेंट बने, ठीक है। नाउ अ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड ही कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। 5 ईयर उसके खत्म होने के बाद फिर से वो इलेक्शन में खड़ा रह सकता है, ठीक है, पर फिर से उसे विन होकर आना पड़ेगा तो ही वो रहेगा, अदरवाइज जिसे हाईएस्ट वोट मिलेंगे वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। When the president is in power, neither criminal case can be framed against him, nor an order of arrest or imprisonment can be issued. जब कोई भी प्रेसिडेंट 5 years के लिए जब वो अपनी टर्म में होता है तब उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज या तो नहीं किया जा सकता या तो उसे अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चाहे कर सकता है, उसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर ही काम करना पड़ता है, अदरवाइज लोकसभा, राज्यसभा या तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर प्रेसिडेंट को रिमूव भी कर सकते हैं,
ठीक है। तो क्वालिफिकेशन तो रखते हैं, फंक्शंस एंड पावर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।